चलिए अब देखते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ध्यान से समझेंगे। रक्त का थक्का जमना या बनना कैसे होता है पहले ध्यान से समझेंगे। मेनली सपोज करिए कि आपके कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट्स पे, चूंकि आपका पूरा बॉडी, अगर मैं इस पूरे बॉडी की बात करूं तो इस पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है। ऐसा नहीं कि किसी एक पोर्शन पे ही केवल ब्लड है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड है। तो कहीं पे भी आपका जो बॉडी है, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट लीजिए और कोई भी बॉडी मसल है, ठीक है, और उस बॉडी मसल्स के अंदर किसी कारणवश डैमेज आ गया, कोई भी डैमेज आ गया बॉडी मसल्स के अंदर, तो 100% क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग मतलब खून बहेगा। क्यों बहेगा, हुआ क्या है पहले समझना। मेनली फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए। तो मेनली होता क्या है कि जैसे ये सपोज करिए मेरा हाथ है, यहाँ भी बॉडी मसल्स है, ये मेरा पूरा शरीर है, मतलब यहाँ पे सीना है, पेट है, फिर नीचे पूरा का पूरा पोर्शन है, तो हर जगह मसल्स है। चाहे यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, ये सब मसल्स ही तो हैं। और ये पूरी स्किन है, ये पूरी आउटर लेयर जो स्किन है, इस स्किन के अंदर ही जाओगे तो वह क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स है, मेनली खून की पाइपें हैं, खून की पाइपें हैं। अब किसी कारणवश आपको चोट लगता है, तो चोट लगता है तो होता क्या है, वो जो चोट है क्या केवल स्किन पे रह जाता है, नहीं, अंदर तक जाता है। और अंदर जस्ट मैंने बताया ना, स्किन के नीचे क्या है, पाइपें हैं खून की। अब उन खून की पाइपों के अंदर वो चोट चला जाता है। मतलब कोई कट लाया तो वो कट स्किन को तो कट किया, लेकिन अंदर चला गया तो ब्लड की पाइप को भी कट कर दिया। अब ब्लड की पाइप को कट करने का मतलब वही होता है जैसे पानी की पाइप अगर कट जाए या फट जाए तो जो होता है, पानी बाहर आने लगता है, हाँ या ना। आप इंजन वगैरह चलाते होंगे, खेतों में पानी चलाते होंगे, तो पाइप के रास्ते पानी आप इंजन से, जो मशीन है उस मशीन से खेत तक लेके जाते हैं। बीच में अगर हल्का सा भी क्या हो जाए, वो पाइप फटा हो, कटा हो, तो देखते हैं पानी बाहर आ रहा होता है ना, फुहारे के मॉडल, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सेम कहानी हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। बॉडी के मसल्स के अंदर कहीं भी डैमेज होगा तो पाइप कट जाएगी और पानी जो यानी खून जो है वो कहाँ आने लगेगा, बाहर आने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ब्लीडिंग कहते हैं तो खून बाहर आने लगा भाई। अब हम चाहेंगे क्या कि खून बाहर आए, खुद सोचो, वो पाइपों जो फट जाता है, जो पनियाँ बाहर निकलते, तो हम चाहते हैं क्या पानी बाहर आए, नहीं, हम चाहते हैं जहाँ जाना है वहीं जाए। तो हम उसको क्या करेंगे, बांधेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बांधेंगे, यहाँ भी बांध देंगे। बट यार यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे बांध देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे सोचो कि बांध देंगे तो खून रुक जाएगा, क्योंकि रास्ता आगे नहीं मिलेगा। कभी तो खोलोगे, जीवन भर ऐसे बांधे नहीं रहोगे, खोलना तो पड़ेगा भाई। तो फिर जिस दिन खोलेंगे उस दिन क्या होगा, फिर निकलने लगेगा। तो फिर इसके लिए भगवान ने आपके पूरे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया। उन्होंने सोचा यार ऐसे तो फिर पूरा खून ही बाहर चला जाएगा, पूरा खून बाहर तो बॉडी खत्म। तो सोचिए, आप खुद सोचिए ना कि अगर आपको हल्का सा कट लग गया तो खून बहने लगेगा, फिर खून पूरा बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप डेथ हो जाएगी। तो हल्का सा कट लगने से आपकी डेथ हो जा रही है। समझ पा रहे हैं कितनी खतरनाक बात है। वहाँ ने कहा यार छोटी छोटी बातें हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग जैसे बच्चे, वो तो रेगुलर 4 कट मारते हैं अपने बॉडी के ऊपर, हाँ या ना। ये छोड़िए, अभी तो हम थोड़ा समझदार हैं। जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो कितना फोड़ते कूदते हैं, है कि नहीं है। छोटे बच्चे कहीं से कहीं गिर गए, वहाँ से खून बहने लगेगा, है ना। कहीं कूद गए, वहाँ से पैर ये वो हो गया, वहाँ से खून बहने लगेगा। अब कुछ नहीं है तो अपन ही हाथ में काट लेंगे कहीं से, समझ पा रहे, तो वहाँ से खून निकाल देंगे। तो हमारे लिए तो कट लगना बहुत आम बात है। कट तो लगबे करेगा, और लगता ही रहता है हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे। छोटे मोटे कट आते रहते हैं। तो सोचिए छोटे मोटे कट से अगर सोचिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो अगर ये खून रुका नहीं तो इसका मतलब डेथ हो जाएगी ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस ब्लीडिंग को रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। दैट मीन्स रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रुका समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को क्लॉट कराना पड़ेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अब ये ब्लड क्लॉटिंग हमारे बस से बाहर है कि हम ऊपर से कर देंगे। ठीक है, मेनली देखिए ब्लड क्लॉट हम कराते नहीं हैं। ज़्यादातर आप केसेस में देखते होंगे कि थोड़ा बहुत कट लगा, कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाता है, हो जाता है ना। तो इसका मतलब हमें कुछ करना पड़ा नहीं, ब्लड के अंदर ही कुछ हुआ, और उस कुछ होने से ब्लड क्या हो गया, रुक गया। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी आपको बड़े लेवल का कट लगा हुआ होता है, ज़्यादा फट गई होती है पाइप, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, टाँका मारते हैं,
है ना, उसको सील देते हैं फिर बचा देते हैं। लेकिन फिर भी अंदर वाला जो पूरा काम है यानी इसको रोकने का काम वो ब्लड ही करेगा, हम नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो ये ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ पा रहे हैं ना, खून को रोकना है मुझे बाहर जाने से। ठीक है, अब पहला प्रश्न मेरा जो ये आता है कि सर खून को बाहर जाने से आप रोक रहे हो, ठीक है, ठीक, तो ये पूरा काम करवाओगे, बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा, तामझाम करेंगे, अभी देखेंगे हम लोग। लेकिन ब्लड के अंदर खून चल रहा है, तो वो क्या है, उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि खून चलते रहे। ब्लड के अंदर की कहानी है कि खून दौड़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जो ही अगर कट लग गया तो खून रुक जाना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? दो चीजें हो रही है, पहले ध्यान से समझो। कट लगा तो खून बाहर जा रहा है, तो खून बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि खून बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर शरीर के अंदर है तो खून चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो खून के अंदर दो लोग काम कर रहे हैं। एक तो ऐसा है जो खून को रुकने नहीं देगा, है ना, और एक ऐसा है जो खून को बहने नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बिल्कुल। अब वो कौन है जो खून को रुकने नहीं देगा? तो ध्यान देंगे, उसका नाम है हिपेरिन। उसका नाम क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार से एक एंजाइम है, इट इज एंजाइम जो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? सीक्रेटेड बाय लीवर इसका सीक्रेशन करता है। ये क्या करता है? हिपेरिन क्या करता है भाई? हिपेरिन खून को रुकने से रोकता है। समझ में आ रहा है? या खून को जमने से रोकता है, ऐसे बोल दीजिए, खून को जमने से रोकता है। इसका काम है कि ये चाहता ही नहीं कि कहीं पे भी खून रुके। समझ में आ रहा है? अब मुझे कराना है क्या? जमाना है या थक्का बनाना है? तो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मना करना पड़ेगा, बेटा तुम रुको, अदरवाइज तुम अगर रुके नहीं तो यहाँ समस्या क्रिएट होगी। सपोज कर लो ये बॉडी का कोई पार्ट है, ये पार्ट है और यहाँ पे ब्लड है पूरा का पूरा। इस ब्लड के अंदर हिपेरिन होगा ही होगा। हिपेरिन जो इसको क्या कर रहा होगा? बार बार ये कह रहा होगा कि बेटा रुकना नहीं, चलते रहना। ठीक है, ये चला रहा है। अब यहाँ पे कट हो गया तो खून बाहर निकलेगा। तो हिपेरिन क्या चाहेगा? हिपेरिन अभी भी चाहेगा कि रुकना नहीं बेटा, तुम चलते रहो, निकलते रहो, कहीं भी जाओ, बस रुकना नहीं है। समझ पा रहा है? तो हिपेरिन की अगर बात मान के चलेगा ब्लड, तब तो पूरा ब्लड बाहर भाग जाएगा। अच्छा, बाहर ही क्यों भाग रहा है? क्योंकि अंदर पाइप का प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। तो कोई भी लिक्विड किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा? हाई से लो की ओर। यानी अंदर प्रेशर हाई है और ऊपर प्रेशर लो है, तो ऊपर लो प्रेशर है तो हाई से लो की ओर भाग रहा है, इसीलिए खून बाहर भागेगा सब। हिपेरिन का काम है रुकना नहीं है बेटा, चलते रहो। तो हमें ये भी करना पड़ेगा कि इसको रोकना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा कि रुक जाओ। समझ पा रहे हो? तब जाके चीजें आगे बढ़ा पाओगे आप। ठीक है, हाँ या ना? अब मेनली ब्लड क्लॉटिंग के लिए ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके लिए कुछ लोग आते हैं, स्पेशली उनका काम ही होता है कि ब्लड क्लॉट कराना, जिनको हम किस नाम से बोलते हैं? उनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए हमको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उनको पहले लेके आते हैं, फिर हम काम करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कैसे हम हिपेरिन को रोक रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी बहुत सिंपल है, हमको खून को रोकना है। ये चाहता है खून रुके ना, चलते रहे। समझ में आ रहा है? तो हमें इसको भी रोकना पड़ेगा, फिर खून को भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, खून को जो लोग रोकते हैं उनको क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? थक्का बनाने वाले कारक। अब वो कौन कौन लोग हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट में सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आता है? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। कौन सा तत्व, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? तो कैल्शियम आयन। कौन? कैल्शियम आयन, कैल्शियम 2+, कैल्शियम आयन। इसके अलावा प्रोटीन कौन सा चाहिए भाई? तो प्रोटीन हमको प्लाज्मा के अंदर मिला था, मैंने बताया भी था। वहां पे हमको 2 प्रोटीन नजर आए थे। एक था प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन तो सर 5 थे। हाँ ठीक है, अभी हम बात करते हैं। एक तो प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, दूसरा फाइब्रिनोजेन चाहिए। ठीक है, फाइब्रिनोजेन चाहिए।
अब कई लोग के मन में आ रहा होगा सर वहाँ पे कई सारे प्रोटीन थे, एक तो था नहीं, कितने थे? 6 थे, 5 भी नहीं थे, 6 थे, है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, कट रहा है ये। और दिखाई दे रहा है इधर, ये सब दिखाई दे रहा है ना? ठीक, चलिए देख लीजिएगा एक बार। तीसरे नंबर पे मैं प्रोटीन एक बार और लिख दे रहा हूँ। प्रोटीन जो था हमारे पास, एक तो प्रोथ्रोम्बिन, और ये दूसरा था फाइब्रिनोजेन। ध्यान देंगे ये दोनों प्रोटीन कहीं और से नहीं आए, ये प्लाज्मा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? प्लाज्मा से आए हैं। मेनली ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं और प्लाज्मा के अंदर मात्र 2 प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, लगभग 6 प्रोटीन की मैंने बात की थी। ग्लोबुलिन था, एल्ब्यूलिन था, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, 6 था, हाँ या ना? अब मैंने बोला था कि देखो उन दोनों का काम अलग है, लेकिन बाकी 4 प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, इन चारों का लेने के काम क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना, है ना, रक्त का थक्का जमाना। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर मात्र 2 प्रोटीन होंगे, मतलब प्लाज्मा के अंदर 2 ही प्रोटीन होंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो आपको सर थ्रोम्बिन कहाँ गया? फाइब्रिनोजेन है तो फिर फाइब्रिन कहाँ गया? फाइब्रिनोजेन कहाँ गया? तो एक्चुअल में वो लोग भी प्लाज्मा के अंदर बनेंगे, लेकिन किसी साइड फैक्टर के कारण। वो कैसे बनेंगे ये देखना। अच्छा, ये दोनों प्रोटीन कहाँ से आते हैं? तो इन दोनों को भी कौन सीक्रेट कर रहा होता है, यानी कौन बनवाता है? लीवर। तो यहाँ भी लीवर बड़ा रोल निभाता है, ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही बताया लगभग 250 से 300 काम करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर लीवर। 1-2 काम नहीं है लीवर के, 250 से 300। तो इनको हम क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन? के। कौन सा एलिमेंट? कैल्शियम, आयरन। और कौन सा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन। और अब चौथे फैक्टर का भी नाम जान लो। चौथा फैक्टर कौन सा? ब्लड का कंपोनेंट। कौन सा? ब्लड का कंपोनेंट। ये तो प्रोटीन है, ये तो एलिमेंट है, ये तो विटामिन है, लेकिन ब्लड का कौन सा पोर्शन या कौन सा कंपोनेंट ब्लड क्लॉटिंग में आता है? तो एक्चुअल में कौन सा ब्लड कंपोनेंट लिख दूं मैं? ब्लड कंपोनेंट कौन है? वो ये कौन है वो? प्लेटलेट्स है। एक्चुअल में WBC, RBC और प्लेटलेट्स में कौन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब कैसे आता है चलिए देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो मेनली आप जानते हो कि जब कट होगा तो हमारा जो खून है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? एयर के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में, ठीक है ना। और हवा के कांटेक्ट में सब आएंगे, लेकिन मेनली जो हमारा प्लेटलेट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो ही हवा के कांटेक्ट में आएगा, त्यों ही ये एक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसका नाम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। ये क्या है? इट इज अ एंजाइम। अब ध्यान से सुनते जाएगा। थ्रोम्बोसाइट जो ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, डैमेज हुआ है तो जो ही डैमेज होगा ये क्या बनाएगा? एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम है ये हमारे बॉडी के हर सेल के पास मौजूद होता है, लगभग सेल, ब्रेन के पास भी है, लीवर के पास, सबके पास है ये। समझ में आ रहा है? इसका काम क्या है कि जो ही कोई सेल डैमेज हो रहा है त्यों ही अपने बचाव के रूप में वो क्या करता है? इस एंजाइम का सीक्रेशन करता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थोड़ा ध्यान देंगे। मेनली थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसको भी बड़े अच्छे से समझेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये मिलेगा कैल्शियम आयन से। किसके साथ मिलेगा? कैल्शियम आयन से। और कैल्शियम आयन के साथ मिलने के साथ साथ ये उस प्रोटीन को भी उठाएगा। कौन सा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन से मिलेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन, इन तीनों से मिलेगा। और मिलके जानते हैं क्या बनाएगा? बनाएगा थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइट को क्या प्रॉब्लम थी? थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आया, दिख रहा है थ्रोम्बोसाइट को, यानी प्लेटलेट्स को दिख रहा है कि हम क्या होने वाले हैं? डेड होने वाले हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं, एनर्जी कुछ नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में अपने बचाव के लिए उसने क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन आया है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या चाहेगा? रुकना ना भाई। प्रॉब्लम क्या है प्लेटलेट्स को? क्यों बाहर जा रहा है? नहीं चाहता है क्यों बाहर जाए, क्योंकि बाहर जाएगा तो डेड हो जाएगा। तो इसलिए उसने किसको बनाया?
थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी मेनली देखो ये किसके द्वारा बनाया गया, थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा। मेनली आपको कई जगहों पे लीवर के द्वारा भी मिलेगा कि लीवर के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया गया, बिल्कुल लीवर के द्वारा भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया जाता है। ब्रेन के पास भी होता है, ब्रेन भी बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो जब जिसको जरूरत होती है वो करता है। अभी थ्रोम्बोसाइट को जरूरत है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने बनाया है, थ्रोम्बोसाइट ने। क्यों बनाया है, ताकि वो बाहर ना जाए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने दिमाग लगाया कि क्या करे। तो सबसे पहला उसने देखा कि यार हमको बाहर जाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, तो प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से जा रहे हैं, नहीं एक चीज और है ना, हिपेरिन भी चाहता है कि हम रुके ना, हम तो जाते रहे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर क्या बना दिया, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जानते हो, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो हिपेरिन है इसको डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट मतलब ये क्या था, एक्टिवेट था इसके पहले और ये चाहता था कि जाए, इसने इसको क्या कर दिया, मार दिया कुछ देर के लिए, बंद रहो अभी तुम्हारा काम नहीं चलेगा, यानी तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। तो थ्रोम्बिन एक्चुअल में क्या कर देता है, एक्चुअल में डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, डीएक्टिवेट टू हिपेरिन। अब हिपेरिन डीएक्टिवेट हो गया भाई, कौन डीएक्टिवेट हो गया, हिपेरिन। यानी अभी हिपेरिन काम करना बंद कर दिया। हिपेरिन काम करना बंद कर दिया तो जो पहले रोग चलने के लिए बहुत प्रेरित करता था अब नहीं करेगा। समझ में आया। अब ये थ्रोम्बिन आगे का जाल बनाएगा। जाल ये बनाएगा कि अभी देखो पहला काम था ये कि अंदर से कोनो था कि चाह रहा था कि रुके ना, ये तो हो गया कि अब उसको वो नहीं, हमको मतलब ये चाहेगा कि हम बाहर भागे। लेकिन अभी प्रेशर वाला खेल है ना। मान लो ये अंदर वाला नहीं भी चाहेगा तो भी ब्लड बाहर भागेगा। क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। तो अभी इस थ्रोम्बिन के पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ये इसका काम खत्म कि हाँ ठीक है डीएक्टिवेट कर दिया अभी हिपेरिन को कि अंदर से अब कोई नहीं चाहेगा कि हम बाहर जाए। लेकिन अभी प्रेशर का खेल है। अब प्रेशर तो हमेशा चाहेगा कि हम कहाँ भागे, बाहर भागे। तो अब हमको एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो उस रास्ते को बंद कर सके। क्योंकि अगर रास्ता बंद नहीं होगा तो प्रेशर के कारण ब्लड बाहर भाग जाएगा। समझ में आया। तो हमको रास्ते को बंद करना है। तो फिर इस थ्रोम्बिन ने क्या किया, इस थ्रोम्बिन ने क्या किया, दूसरे प्रोटीन को बुलाया। और दूसरा प्रोटीन कौन है हमारे पास, फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर इसने एक जाली बनाई जिसका नाम है फाइब्रिन। समझ में आ रहा है, फाइब्रिन आया समझ में। इस थ्रोम्बिन ने किसके साथ कनेक्ट किया अपने आप को, फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर इसने क्या बना दिया, फाइब्रिन बनाया। फाइब्रिन इट इज नथिंग बट इट इज अ जाली। ये क्या है, जाली है, नेट बना दिया। समझ में आ रहा है। अब ये फाइब्रिन जब आएगा तो ये फाइब्रिन की जो कहानी होगी, मतलब फाइब्रिन यानी जो जाली है, ये जो जाली है एक्चुअल में ऐसे नहीं कि तुरंत बन जाएगी। एक्चुअल में ये फाइब्रिन भी तभी तेजी से बनेगा जब इसको एक्टिवेट कराने के लिए कौन आएगा, विटामिन के। यानी विटामिन के इसको रिस्पॉन्ड करा रहा होगा जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है, मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हैं ना, कहानी बहुत आसान है। अब फाइब्रिन को कौन आएगा उत्प्रेरित करेगा, कौन कहेगा कि हाँ जल्दी जल्दी बोलो बेटा, विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं रहा तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन मिलकर जो फाइब्रिन बनाएंगे वो बहुत तगड़ी नहीं होगी और ब्लड को आसानी से रोका नहीं जा सकता। तो विटामिन के भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा होता है। समझ में आ रहा है। तो अभी विटामिन के फाइब्रिन को क्या करेगा, एक क्या करते हैं, एक वे प्रोवाइड करेगा कि तुम बेटा क्या करो, एक तगड़ा सा क्या बना दो, जाली बनाओ। और उस जाली के अंदर जो पूरा का पूरा ब्लड का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। एक बार मैं पुनः चाहूँगा रिवाइज कराना। मैं चाहता तो इसको 5 मिनट में भी बता सकता हूँ, मतलब चाहता तो 5 मिनट में बता सकता था, बट 5 मिनट में ना बता के मैंने कितना समय ले लिया, 20 मिनट ले लिया ना ब्लड क्लॉटिंग समझाने में, जबकि ये 5 मिनट का टॉपिक है। लेकिन अगर आपको मैं डीप में नहीं समझाऊंगा तो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मैं अगर आपको डीप में नहीं समझाऊंगा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा। देखिए मैं जानता हूँ कि मेरे क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी लंबी है, बट आप सेटिस्फाइड जरूर होंगे, ये पूरा विश्वास है। सेटिस्फाइड क्यों होंगे, क्योंकि थोड़ा सा गहराई में ज़्यादा उतारता हूँ मैं। अब देखिए एक बार कहानी को रिवाइज करते हैं कि भैया थ्रोम्बोसाइट आया। थ्रोम्बोसाइट कौन है, ये प्लेटलेट्स ही है ना, है ना। तो जो ही कटेगा पीटेगा तो थ्रोम्बोसाइट किसके कांटेक्ट में चला जाएगा, एयर के कांटेक्ट में। इसने बचाव के लिए क्या पैदा कर दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन ने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ब्लड को बाहर जाने के लिए 2 फैक्टर है। ब्लड बाहर जा रहा है, इसके लिए 2 लोग क्या है,
ब्लीडिंग के लिए 2 लोग क्या है, जिम्मेदार हैं। ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल है 2 लोग। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। पहला कौन है, पहला तो हिपेरिन है ना, और दूसरा क्या है, प्रेशर। कैसा नो, तो हिपेरिन को कंट्रोल किसने कर लिया, थ्रोम्बिन ने। लेकिन अभी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जाली बनानी पड़ेगी। इसके लिए थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन नाम की जाली बना दी। जाली ऐसे बन जाती है, ऐसे जाली बन जाती है, और जो ब्लड का कंपोनेंट है वो जो बाहर जा रहा था इस जाली में क्या हो जाता है, फंस जाता है। समझ में आ रहा है, इस जाली में क्या हो जाता है, फंस जाता है, और फंस के यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप देखते होंगे जहाँ पे कटता है फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे ब्लैक आ जाता है, ब्लैक की एक लेयर बन जाती है। समझ में आ रहा है, वही क्या है, वो फाइब्रिन की लेयर है, ठीक है ना। और ये क्या, विटामिन के की मदद से पूरे ब्लड को क्या करती है, क्लॉट करती है। ठीक है, तो बड़ा आसान है कि नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है, आसान है। इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, यानी ब्लड के क्लॉट होने की जो पूरी की पूरी कहानी है, लगभग कितना मिनट लगता है, तो 5 से 7 मिनट में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी ब्लड रुक जाता है। यानी अगर आपका कभी भी कट हुआ, यानी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई, तो 5 से 7 मिनट के भीतर वो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बिल्कुल, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। पॉज कर दीजिए तब तक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी और वृद्धि से क्या होता है। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, कमी हो रही है, तो कमी होने से क्या होगा, सीधी बात है, अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो जो ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा था, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग के दौरान आपने देखा था कि क्या आया था, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट आया था, वही हवा के कनेक्शन में आता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और वही थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है ना। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन के साथ अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं आता तो बन पाता आगे की कहानी, आगे कंटिन्यू हो पाती नहीं। तो करवाने वाला कौन था, प्लेटलेट्स था। तो इसका मतलब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो सभी चीजें स्लो हो जाएंगी। स्लो होने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्या होगी, बहुत स्लो होगी। यानी अगर आपका खून, अगर आपको कहीं पे कट लग गया तो खून जल्दी रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि अगर कम हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा, स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और स्लो होने का मतलब खून जल्दी रुकेगा नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, इसी के कारण एक और बीमारी होती है, मेनली आप जानते होंगे डेंगू। क्या जानते हैं, डेंगू। तो डेंगू बीमारी जो होती है कब होती है, तो सर प्लेटलेट्स की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के अंदर मैं अगर इसको समझाने लगूंगा तो फिर कहानी उलट पुलट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने WBC पढ़ा तो फिर कैंसर समझाने के लिए मैंने अलग वीडियो लिया, है ना। वैसे डेंगू को अलग तरीके से समझा जाएगा। ठीक है, डिजीज जितना हो सके अच्छे से समझा जाएगा तो मजा आएगा। अब मान लो अगर इंक्रीज हो गई, तब इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई। अच्छा, बढ़ गई तब क्या होगा, वृद्धि से क्या होगा। तो जब अगर वृद्धि हो रही है, प्लेटलेट्स की वृद्धि हो रही है, तो जानते हैं क्या होगा, ये अंदर ही ब्लड क्लॉट कराना स्टार्ट कर देंगे। इनका काम क्या, ब्लड क्लॉट कराना ना। तो ये अंदर ही क्या करेंगी, ब्लड क्लॉट कराने लगेंगी। जब ऑक्सीजन इनको अंदर भी तो मिल रहा होगा, तो इस ऑक्सीजन को लेके ये क्या करेंगी, अंदर ही ब्लड क्लॉट करा देंगी, यानी पाइपों के अंदर ही ब्लड क्लॉट करा देंगे। अरे भाई, एक तो पहली बात तो सीधा समझ लो, अगर इनकी मात्रा बढ़ रही है तो पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और जितना होना चाहिए उससे अगर कई ज़्यादा है, मतलब मेनली 4 से 5 लाख होना चाहिए, अब सपोज कर लो 8 लाख हो गई। समझ में आ रहा है, 8 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, इतना हो गई। समझ में आ रहा है। तो कम जगह में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी अचानक से, तो क्या हो जाएगा, पाइप फट जाएगी, नहीं फट जाएगी। ना फटे फिर भी इसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ जाएगा, हार्ट के ऊपर तो पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में पाइप जाम हो जा रही है, जब इनकी संख्या बढ़ रही है तो पाइप क्या हो जाएगी, जाम, और हार्ट अटैक तुरंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग कहाँ हो जाएगी, अंदर, क्योंकि खून अंदर ही जम जाएगा, जाम हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो ब्लड की क्लॉटिंग अंदर ही हो जाएगी, अंदर ही हो जाएगी, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है।
ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि प्लेटलेट्स की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग स्लो होगी, खून जल्दी रुकेगा नहीं, है ना। ऐसी ही एक बीमारी आती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसको याद रखेंगे, हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया को नाम दिया गया रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज समझते हैं किसको बोल देंगे? रॉयल डिजीज का मतलब हो जाएगा भैया शाही बीमारी। कौन सी बीमारी? शाही बीमारी। सर शाही बीमारी है? हाँ, शाही बीमारी है, खानदानी बीमारी भी इसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में जानते हैं कैसे होती है ये? एक्चुअल में इट इज़ अ जेनेटिक्स डिजीज, इसको भी याद रखिएगा, जेनेटिक्स डिजीज। जेनेटिक्स डिजीज का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, इसके स्पेलिंग ही मैंने गलत लिख दी। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज मतलब अनुवांशिक बीमारी। अब अनुवांशिक का भी मतलब समझ लो। मेनली सपोज करिए कि ये आपके माता पिता में से किसी एक को कोई बीमारी है ना, और वो बीमारी जब आप पैदा हो रहे हैं तो आपके अंदर आ जा रही है। समझ में आ रहा है? वो आपके कमी के कारण नहीं आ रही है, वो एक्चुअल में क्या है, आपके माता पिता के अंदर कोई कमी थी तो उसके कारण आया है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बीमारी को हम लोग जेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं। ये आपके पैदा होते ही आपके अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे नेचर ने हमको पैदा होते ही हमको बहुत कुछ चीज़ें दी हैं। समझ में आ रहा है? हम पैदा होंगे, आँख खोलेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो नेचर ने हमको फ्री में दी है ना। वैसे ये बीमारी भी हमको फ्री में मिली है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, एक्चुअल में कमी दूसरे की थी, उसका हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसी बीमारी को हम जेनेटिक्स डिजीज बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही होती है, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगी। क्लियर है? और इसको रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लैंड की महारानी थी कौन? जानते हैं इंग्लैंड की महारानी? विक्टोरिया। उनके खानदान को थी पूरी की पूरी। समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे, ये रॉयल डिजीज इसलिए है बिकॉज it is connected to महारानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया। इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग, ये क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। उनके खानदान में सबको थी। थोड़ा सा भी अगर कट गया ना तो खून में नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? खून रुकता ही नहीं था, इसीलिए वो लोग पर्सनल डॉक्टर लेके चलते थे कि कहीं कोई भी कट पिट लग गया तो तुरंत डॉक्टर रहेगा, तुरंत क्लियर कर लेगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अगर कहीं भी कट लगा खून रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उनको कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में प्रॉब्लम क्या है कि प्लेटलेट्स क्या हो गए होते हैं? कम होते हैं। प्लेटलेट्स लेस होते हैं, कम। और कम होने से भी कहने का मतलब मैं ये भी बोलूँ, प्लेटलेट्स कम की बात छोड़ो यार, एक्चुअल में इनके पास क्लॉटिंग फैक्टर कम पाया जाता है। ये है मेन बात। क्लॉटिंग फैक्टर समझ में आ रहा है ना? मैंने बोला था कि क्लॉट कराने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों की क्या होती है? यहाँ पे कमी होती है। उन ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है? कमी हो जाती है। किस में? हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर घट जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर घट जाएगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो हीमोफीलिया में भी क्या होगा? ब्लड जल्दी रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। इसी कारण पर्सनल डॉक्टर रखा गया था। समझ में आ रहा? ये पूरे खानदान को थी। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था कि अगर कमी होगी प्लेटलेट्स की तो क्या दिक्कत आएगी, और अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या दिक्कत आएगी। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चीज़ के साथ, मतलब नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई मस्ट नोट डाउन।